देखिए दोस्तों तो जो पार्टिकल यहाँ पे है इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा क्या? यस सर। लाइन। इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, ये भाई अंदर नीचे की तरफ, उस पे अर्थ के सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? एम जी लगेगा। बताइए, यस ये सर। वाला एंगल थीटा होगा क्या? यस सर। क्या इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा ऐसे? यस सर। तो अगर पीछे की तरफ फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा तो क्या वो इसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा? यस सर। ठीक है ना? तो उसको जो वेट फील होगा वो एक्चुअली mg से थोड़ा सा कम फील होगा, क्योंकि पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगा हुआ है। फाइन। तो मुझे जो उसका वेट लिखना चाहिए, ये mg डैश, दैट इज एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब जो कि फील हो रहा है, एक्चुअली तो mg है, लेकिन जो फील हो रहा है वो क्या फील हो रहा है? mg में से थोड़ा सा कम, ऐसा फील हो रहा है। बताइए भाई लोग, समझे क्या? यस सर। ये जो मुझे वेट फील हो रहा है ये mg से थोड़ा सा कम फील हो रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ एक फोर्स लग गया एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है क्या? ये जो मैंने बोला है क्या वो तुम लिख भी पाओगे? क्यों हरवंश? हरवंश, यस सर। ये जो चीज मैंने बोली कि ये अर्थ है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इक्वेटर लाइन है, एक पार्टिकल इक्वेटर से थीटा के एंगल पे बैठा हुआ है, तो वो आर रेडियस के सर्कल में मूव करेगा एंड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, तो नेट जो mg है वो थोड़ा कम फील होगा। द वेट ऑफ द मास m will be felt a little less than mg by the equation mg dash is equal to mg minus m r omega square cos theta। बताइए, ऐसे लिख पाओगे ना? यस सर। g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो भाई लोग, ऐसा हो गया? यस आर सर। क्या चीज है अब? आर तो भाई रेडियस है किसकी? जिस सर्कुलर पाथ पे ये चल रहा है उस वाले सर्कुलर पाथ की रेडियस है। ठीक है ना? लेकिन अर्थ के ऊपर चाहे कोई भी पॉइंट हो, कहीं पे भी हो, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी ये वाली तो अर्थ की रेडियस के बराबर होगी ना। तो क्यों ना इसके यस टर्म्स में सर। हम आंसर दें। ठीक है ना? तो देखिए, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला, दिस ट्राइंगल। बताओ, दिख रहा है क्या ट्राइंगल? यस सर। तो ये वाला एंगल बताओ कितना है? थीटा। थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? बोलो। अर्थ की रेडियस नहीं है क्या ये? यस सर। अर्थ की रेडियस। तो अर्थ की रेडियस मैं इसको अलग से ही बना लेता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे बनाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसा है भाई, ये क्या हो गई? अर्थ की रेडियस हो गई। और ये क्या है? सर्कुलर पाथ की रेडियस। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। थीटा। तो क्या मैं थीटा। आर और आर ई के बीच में एक रिलेशन लिख सकता हूँ? कॉस थीटा। सही लिख रहा हूँ क्या? तो आर कितना हो यस जाएगा सर। इससे? आर ई कॉस थीटा हो जाएगा क्या? जी कॉस थीटा। ये यस वाली सर। वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही कर रहा हूँ क्या? यस सर। ये है भाई रिलेशन, कि जी कितना कम हो जाएगा। ठीक है? तो जी कितना कम हो जाएगा ये बात डिपेंड करती है थीटा पे। थीटा क्या है? इक्वेटोरियल लाइन से एंगल, के पार्टिकल इक्वेटोरियल लाइन से कहाँ पे है, उस पे डिपेंड करता है कि कितना लेस फील होगा उसे जी। समझे क्या? ओके सर। अब बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? देखिए ऐसा है, अगर मैं यस आपसे पूछूं कि इक्वेटर पे, बताइए थीटा कितना होगा? सर। 0 डिग्री। 0 डिग्री।
तो cos 0 कितना होता है? 1. 1। तो मैं अगर अपनी इक्वेशन में डालूं तो कितना हो जाएगा? आर यू ओमेगा स्क्वायर RUM. इतना हो जाएगा क्या? Yes, भाई sir. इससे ज़्यादा हो सकती है क्या cos थीटा की वैल्यू? No, sir. नहीं। तो इसका मतलब ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है। Yes, sir. भाई थीटा के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. जब जी में से आप एक मैक्सिमम वैल्यू माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब Hmm. सबसे ज्यादा चेंज जो दिखाई देगा जी का, वो कहाँ पे दिखाई देगा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे सर। Yes, sir. समझ गए कैसी बात? Yes, sir. आगे चलते हैं भाई, पोल्स पे देखते हैं क्या होगा। पोल्स पे थीटा कितना हो जाएगा? 90 degree. भाई अगर कोई आदमी यहाँ पे जाके बैठ जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? 90. 90। कॉस 90 कितना होता है भाई? 0। 0. तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी माइनस G. 0। जी डैश कितना हो गया भाई? जी। इसका G. मतलब पोल्स पे अर्थ के रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? नो Okay, sir. इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन पोल्स, ठीक है? और सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे, ठीक है क्या? यस सर। तो Yes, sir. पोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब पोल्स पे अगर जी की जो वैल्यू है 9.8, वो एक्चुअल वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? पोल्स पे मिलेगी। तो अगर आपको अपना बिल्कुल ट्रू वेट देखना है तो आप अर्थ पे आपको कहाँ जाना चाहिए कि आप अपना ट्रू वेट देख लोगे? Poles पे. फाइन। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो आपको आपका वेट मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, क्योंकि उसमें ये जो अर्थ के रोटेशन वाला फैक्टर आ रहा है, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो आपको ट्रू वेट मिलेगा आपका, ठीक है ना? 9.8 जो वैल्यू है वो मिलेगी पोल्स पे। तो ऑन पोल्स someone can get his actual weight, एक्चुअल वेट या फिर ट्रू वेट भी कहते हैं। ट्रू वेट, एक्चुअल वेट या ट्रू वेट जो मिलेगा वो मिलेगा पोल्स पे। बताइए, बात समझे क्या? सर अगर cos थीटा -1 हो जाए. cos थीटा -1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, Okay, sir. समझे क्या? Yes, sir. तो cos थीटा -1 हो जाता है, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। बताइए, ठीक है क्या दोस्तों? Yes, sir. नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो ये था रोटेशन ऑफ अर्थ की का जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जी की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है, बट वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है। अच्छा, अर्थ पे जो ये वाली लाइनें ड्रॉ करते हैं मैप में, इनको क्या कहते हैं? Longitude में. क्या कहते हैं भाई? बताओ मित्रों। ये है इक्वेटर, ये है पोल, और ऐसी लाइनें लगी होती है ना अर्थ के ऊपर इस तरह से, Yes, sir. क्या कहते हैं भाई ने? नहीं बताओगे? Lit. लैटिट्यूड। ये वाली होती है लॉन्गिट्यूड, ये जो होती है ना ऐसी, ये होती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, ये जो लेटी हुई लाइन होती है ना, लेट, ये देखो ये वाली लाइन लेटी हुई है सब, तो ये है लैटिट्यूड। Okay, sir. ये है लैटिट्यूड। तो आपको बोला जा रहा है कि a mass m is kept at 60 डिग्री लैटिट्यूड। अब बताइए 60 डिग्री ये कौन सा है? 0 डिग्री। ये ऊपर की तरफ जैसे 0. बढ़ता जाऊंगा ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये वाला जो लास्ट आएगा यहाँ पे, दैट विल बी 90 डिग्री 90. लैटिट्यूड, ठीक है ना? ऐसे अगर नीचे जाऊंगा तो माइनस में होता जाएगा, ये हो जाएगा -90 डिग्री लैटिट्यूड। तो भाई आपको दिया है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे रखा है, तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे रखा होगा सपोज, Yes, sir. इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री।
भाई लैटिट्यूड जो होता है दैट इज एंगल फ्रॉम इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर से एंगल होता है लैटिट्यूड का, करेक्ट। तो मुझे पूछा है कि भाई मास कितना कम फील होगा, ठीक है, लॉस इन वेट, फाइंड लॉस इन वेट, ऐसा पूछा है मुझे। तो भाई हम देखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या 60 रख दूं क्या यहाँ पे, Yes, बी sir. माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस 60 क्या 1/2 होता है क्या, Yes, sir. भाई बताओ 4 हो जाएगा क्या, ठीक है। Hmm. और इसको वेट बनाने के लिए क्या मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट बन जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. डन। तो एक्चुअली वेट कितना होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था एक्चुअल, Mg. ठीक है ना। लेकिन क्या फील हो रहा है, दैट इज अपरेंट वेट। तो ये वाली क्या चीज है भाई, यही तो लॉस है, Yes, sir. एक्चुअल में से जो कम हो गया वही तो लॉस है। Yes, sir. तो भाई लॉस इन वेट कितना हो गया, लॉस इन वेट इज m आर ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4, इतना हो गया भाई लॉस इन वेट। तुमसे कोई पूछे कि कितना वेट फील होगा तो ये वाला बता दूंगा, या अपरेंट वेट के नाम से पूछा जाएगा तो ये बता दूंगा, ठीक है क्या। Yes, sir. ओके। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ऐसे कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितनी तेज रोटेट करे कि इक्वेटर पे रखी हुई कोई भी मास वेटलेसनेस फील करे। अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे कि इक्वेटर पे कोई चीज रखी है तो वो अपने आप को वेटलेस फील करे, ठीक है। फाइंड Okay. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ rotation of earth such that any mass kept on equator feels weightlessness, अपने आप को वेटलेस फील करे। बताइए वेटलेसनेस का मतलब क्या हो गया, अपरेंट वेट उसे कितना फील होगा, अपरेंट वेट कितना 0.0. फील होगा भाई उसे, 0। अगर आप वेटलेस फील करना चाहते हो तो आपको आपका वेट क्या फील होना चाहिए, 0। 0. तो भाई Yes, sir. यहाँ पे फील होने वाला कौन सा, ये तो एक्चुअल है, जो आप फील कर रहे Yes, हो वो sir. कौन सा है, जी डैश है। तो इसका मतलब क्या Zero. होना चाहिए, एम जी डैश 0 हो जाना चाहिए। Yes, एम sir. तो 0 होता नहीं है भाई, मास तो कभी 0 होता नहीं, जी डैश 0 जाना चाहिए। Hmm. अपना Yes. फॉर्मूला उठा के लाओ भाई, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए अर्थ की किस सिचुएशन पे बात हो रही है, कहाँ पे बात की जा रही है, केप्ट ऑन Equator. इक्वेटर, इक्वेटर पे थीटा कितना होता है, 0 degree. 0 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, आर ई ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा 1. इसको सीधे और इसको 0 कर दूं। Yes, sir. Hmm. तो बताइए ओमेगा स्क्वायर इज G of इक्वल टू अपॉन आर ई हो जाएगा क्या, स्क्वायर काटा अंडर रूट कर दूं क्या। under root. जी की वैल्यू Yes, कितनी sir. होती है 9.8, आर ई कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू So, द पावर 6 का अंडर रूट, इतना हो जाना चाहिए ओमेगा, तो आप इक्वेटर पे वेटलेसनेस फील करोगे, ठीक है ना। ये मुझे इससे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा देखने सुनने में, तो अपन क्या करते हैं, टी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे टी पता है अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है, 24 आवर्स है क्या। yes, sir. देखना भाई जरा ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये वाला देखना क्या है, 2 पाई/टी इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई का अंडर रूट। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई/आर ई अपॉन जी का अंडर रूट हो जाएगा क्या। Yes, sir. ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। Yes, sir. तो भाई वैल्यू रखनी शुरू करते हैं, 2 पाई यहाँ पे क्या रख दूं 6.4 10 टू द पावर 6 रख दूं क्या, और अपॉन जी, जी की वैल्यू एक्चुअली होती है 9. 9. ठीक है ना। लेकिन चलिए कैलकुलेशन के हिसाब से मैं इसको 10 रख लूं क्या, Okay, sir. 10 से मैं जब इसको काटूंगा तो क्या 0.64 हो जाएगा क्या, Yes, sir. 0.64 का अंडर रूट कितना होगा, 0.8. 0.8।
और 10 टू द पावर 6 का अंडर रूट कितना होगा? 10 to the power 3. बोलो भाई, अप्रोक्सीमेटली आगे क्या? Yes, sir. मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ भाई, कितना है ये आ जाएगा 5024 सेकेंड्स, इतना आ रहा है भाई ये। ठीक है, सेकंड में मुझे कुछ खास पता लग नहीं रहा है, तो मैं क्यों ना इसे मिनट में कर लूँ। 83 मिनट्स आ गया ये, 83 84 अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट। 84 मिनट भी मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा। 1.4 आवर कितना आ गया भाई? देखना भाई, अब समझ में आ रहा है क्या कुछ? Yes, sir. अर्थ जो कि अभी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है अपने एक्सिस पे, वो अगर 1.4 आवर में एक चक्कर पूरा करने लगे अपना, तो इक्वेटर पे बैठा हुआ एक आदमी जमीन से ऊपर उड़ जाएगा। समझे क्या दोस्तों? Okay, sir. ध्रुव, Yes, sir. समझा क्या दोस्त? Yes, sir. अर्थ अपने एक्सिस पे कितने एंगुलर वेलोसिटी से या कितने टाइम पीरियड से रोटेट करे कि इक्वेटर पे बैठे हुआ एक इंसान वेटलेसनेस फील करे, उसका आंसर है ये। आंसर याद रखना है भाई ये वाला, 1.4 आवर ऐसा, या फिर 84 मिनट। ये 84 मिनट एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, ये याद रखनी है। और प्लस इसका आंसर आता है 84 मिनट, ये याद रखना है। T इज इक्वल टू 2 पाई आर ई अपॉन जी, ये 2-3 जगह पे आएगा ये वाला फॉर्मूला। अब बार बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा याद रखेंगे कि ये 84 मिनट आता है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी की जो वैल्यू आती है वो 84 मिनट आती है। याद रखोगे? ये हमारा बेस फॉर्मूला है जिससे हमने सारा काम किया है। जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो मित्रों। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि इक्वेटर पे नहीं, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे एक आदमी बैठा है और वो वेटलेसनेस फील करे, तो क्या करोगे? थीटा के प्लेस पे 30 रख देंगे. भाई यहाँ पे तुमने अभी क्या रखा है? 0 डिग्री इक्वेटर के लिए, तो 30 रख दोगे, Yes, sir. है ना। cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे 3/4 से और हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है क्या दोस्तों? तो जैसा जिस लैटिट्यूड पे बोला वैसा कर देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, अब वहां बैठ के हम कैलकुलेशन ना करें, इसलिए सीधे याद रख लेता हूँ 84 मिनट। 80 एक्चुअल जो वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 84.6 मिनट। तो कहीं कहीं पे 85 भी लिखा होगा राउंड ऑफ करके, तो चिंता मत करना। 84.6 कह दो, 84 कह दो या 85 कह दो, अप्रोक्सीमेटली साथ की वैल्यू है सारी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ऐसा। अगर मैं जी Yes, की sir. वैल्यू 9.8 लेता तो यही आता मेरा, 84.6 मिनट के आसपास आता। ठीक है भाई लोग। तो ये थे भाई 3 चीजें वेरिएशन ऑफ जी के बारे में, कि जी कैसे कैसे वेरी करता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ और रोटेशन के साथ किस तरह से वेरी करता है। 3 फॉर्मूले थे ये। ठीक है, बोलो भाई लोग। Yes, sir. फाइन। कुछ क्वेश्चन वोश्चन किए हो, किसी में कुछ डाउट है तो बोलो। So question number 8. कहाँ का था? मैंने कोई शीट भेजी थी? तो जो आपने एक पेज शीट भेजी थी ना उस अच्छा वाले अच्छा, में. एक बार पढ़ दो क्या था। सही क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस। Infinite number हाँ, of bodies, each of mass 6 kg, are situated at distance 1 meter, 2 meter, 4 meter from the origin on the y-axis. The resultant gravitational field intensity at the origin. स्केल। इन सब पे 6-6 किलोग्राम के मास रखे हैं, 6 किलोग्राम के। किन किन पॉइंट्स पे? 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, 16 पे ऐसे रखे हुए हैं। और मुझे ओरिजिन पे फील्ड पूछा है कितना होगा। तो भाई क्या इसका फील्ड होगा ओरिजिन पे, फिर इसका भी फील्ड होगा ओरिजिन पे, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा, और सबका वेक्टर समेशन कर दें क्या? Okay, sir. पहले वाले का कितना होगा भाई? GM अपॉन R स्क्वायर होता है क्या?
किसी Yes, पॉइंट sir. मास का जो फील्ड होता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। कितना हो जाएगा भाई, जी इंटू एम की जगह 6 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगी भाई, इधर की तरफ होगी क्या, Yes, sir. अट्रैक्ट करता है ना हर कोई तो। Hmm. दूसरे का कितना हो जाएगा भाई, जी एम अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, Yes, sir. ठीक बात है, जी 6 अपॉन 4 ऐसा हो गया। और Hmm. इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी क्या। Yes, sir. फिर ऐसे 3 को देख लेते हैं, जी 6 अपॉन 4 का स्क्वायर, तो जी 6 अपॉन 16, ऐसा ये भी इधर की तरफ है क्या। तो जब मैं Yes, नेट sir. निकालूंगा तो क्या मैं डायरेक्ट समेशन कर सकता हूँ सबका, Yes, sir. है ना भाई, डायरेक्ट समेशन कर सकता Hmm. हूँ क्योंकि सब सेम ही डायरेक्शन में है सारे वेक्टर। तो देखता हूँ Yes, sir. भाई g6 तो सब में से कॉमन आ रहा है, तो g इंटू 6 को Hmm. तो बाहर ही रख लो। अंदर चलते हैं, 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या ये GP तुम्हें एक होगी. जीपी दिख रही है, इसका Yes, कॉमन sir. रेशियो कितना है, 1/2 का स्क्वायर है क्या, 1 upon. Yes, ठीक है। sir. समेशन क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर A होता upon 1 minus R. है। a क्या है इसका, 1 1 अपॉन 1 माइनस upon 4, 1 minus 1 तो क्या ये upon 4. 4/3 आ जाएगा। Yes, sir. भाई इस सारे का समेशन आ गया 4/3 और उसमें g इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, Okay, sir. बताइए 8g आ जाएगा क्या ये, Yes, sir. ठीक है, आसान सवाल। और बताइए, चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी, जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या है, 2 particles of equal mass moving on a circular path of radius r due to their mutual force of attraction। भाई ये जो फ्रेज मैंने लिखा है ये क्वेश्चन की जान है, ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है। देखिए कैसे होगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ आपको कि m मास का पार्टिकल है, ठीक है, इधर से आ रहा था चलता हुआ, और एक पार्टिकल था m मास का, इधर से आ रहा था चलता हुआ m मास का। तो जैसे एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, क्या इसमें फोर्स नहीं लगेगा ऐसे, Yes, sir. एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये थोड़ा और आगे Hmm. आया, ये भी थोड़ा और आगे आया, ऐसे। तो क्या अब जो फोर्स है वो ठीक ऐसे होगा एक दूसरे के, Yes, sir. है कि नहीं। और वेलोसिटी किधर है, Hmm. इसकी इधर है और इसकी इधर है। Hmm. क्या फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। Yes. तो क्या तुम्हें लगता है कि ये अब यहाँ से एक सर्कल पे घूमना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल ही जाएगा, Hmm. जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है वो फोर्स तो मिल ही जाएगा, और वेलोसिटी इनकी इधर Yes. की तरफ है। तो अब ये कैसे चलने लगेंगे भाई, बताइए, ऐसे चलने लगेंगे दोनों प्लैनेट, Yes, sir. ठीक है ना। इस सिस्टम को कहते हैं डबल स्टार सिस्टम, ठीक है ना। इसको कहते हैं डबल स्टार सिस्टम। कई बार क्वेश्चन में बस यही बोल देता है डबल स्टार सिस्टम, कि एक डबल स्टार सिस्टम में वेलोसिटी निकालो कितनी होगी। तो भाई एम मास हो गया इसका, एम मास हो गया इसका। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बताइए,
अगर मुझे रेडियस r कह रखी है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? ये हो गई क्या दोनों के बीच की डिस्टेंस? 2r. 2r हो गई। तो अब Yes, sir. ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन है क्या? तो मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लिखूं दोनों के बीच में? m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर, इतना लिखूं क्या? Yes, sir. भाई दोनों के बीच का सेपरेशन और दोनों के मास का प्रोडक्ट, तो जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, इतना लिखूं क्या? ठीक है क्या? एंड Yes, sir. दिस gravitation force will provide the required centripetal force for rotation on circular path। वो एक सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो ये वाला फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो क्या मैं अब इसे सीधे एम वी स्क्वायर अपॉन आर रख दूं? Yes, sir. 4r स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। एम से एक एम कट जाएगा क्या? एक आर से एक आर कट जाएगा क्या? तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी एम अपॉन Under. 4r का अंडर रूट। ठीक है क्या? इतनी हो जाएगी भाई Yes, sir. स्पीड, जिस स्पीड से ये दोनों सर्कुलर पाथ पे चल रहे होंगे। ठीक है क्या? Okay, sir. अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, अगर ये चलते चलते मान लीजिए यहां पहुंचा, तो बताओ दूसरा कहां मिलेगा? दूसरा कहां होगा? So इसके यहाँ, opposite side पे. यहाँ हो सकता है क्या भाई? कि No, ये sir. चल रहा है ऐसे, ठीक है ना, ये भी इधर चलने Hmm. लगे ऐसे, ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि इन्हें सर्कल पे चलना है तो इनका जो फोर्स है वो सेंटर से पास होना चाहिए, तभी तो चल पाएंगे। अब देखो इनका फोर्स क्या सेंटर से पास हो रहा है? No, sir. तो ऐसे नहीं चल सकते, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पे है तो इसके भाई को कहाँ मिलना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, तभी तो फोर्स सेंटर से पास होगा, तभी तो घूम पाएंगे ये। तो ये इधर चलेगा तो ये इधर चलेगा, इसका मतलब या तो दोनों क्लॉकवाइज चल सकते हैं या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। सो दे विल रोटेट इन सेम सेंस, एक ही सेंस में रोटेट करेंगे, यानी कि इधर बोथ क्लॉकवाइज और बोथ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना भाई? ये अगर इधर चल रहा है फिर भी ठीक है, चलो ये इधर चल सकता है, ठीक है ना, चलेगा। समझे क्या? Yes, sir. Fine. अब यही काम मैं सपोज 3 के साथ करना चाहता हूँ कि एक पार्टिकल था इधर से दौड़ता हुआ आ रहा था, मतलब यूनिवर्स में तो ये काम चलता रहता है ना भाई, कि एक स्टार इधर से दौड़ते हुआ आ रहा है, दूसरा एक स्टार इधर से जा रहा था और एक स्टार यहाँ से जा रहा था। तो थोड़ा थोड़ा पास पहुंचे, ये यहाँ पहुंच गया, सपोज ये कहीं यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। तो देखना भाई इस पे नेट फोर्स कहाँ लगेगा? इधर की तरफ लगता है क्या? F√3। इस पे कहाँ लगता है? इधर की तरफ लगता है। इस पे कहाँ लगता है? इधर की तरफ लगता Yes, है। sir. सेंटर बन जाएगा क्या ये? Yes, sir. क्या ये सर्कल पे चलना शुरू कर सकते हैं ऐसे Yes, sir. ऐसे करके? ठीक है क्या? Yes, sir. तो ये 2 के साथ हो सकता है ऐसे काम, 4 के साथ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ये वाला टर्म लिखा होना चाहिए, ड्यू टू देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि और बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, उनका जो आपस का फोर्स है ना बस वही लग रहा हो इनके ऊपर, तभी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा सा प्लैनेट था, उसने इसे खींच लिया अपनी तरफ, फिर कहाँ चलेगा भाई? सर्कल में। ठीक है ना? तो इनके ऊपर जो फोर्स होना चाहिए बस वो इन दोनों के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, बाहरी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी चल पाएंगे ऐसे। बोलिए भाई लोग, समझे क्या? Okay, sir. फाइन, आगे चलते हैं भाई, इसी क्वेश्चन को करेंगे 3 के लिए। ठीक है, आसान काम है। चलिए, 3 आइडेंटिकल आइडेंटिकल masses
of mass m are revolving on a circular path due to their mutual force of attraction, ठीक है ना, in a circle of radius r, find speed। ऐसा है भाई। अब क्या करें भाई, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, इस तरह चलेंगे। अब ये सारे एक सर्कल में रिवॉल्व करेंगे, तो भाई बना लो सर्कल, लो ये रहा सर्कल, ठीक है क्या। अब कैसे कैसे चलेंगे भाई लोग, ये चलेगा ऐसे इधर की तरफ, तो ये चलेगा इधर, तो ये चलेगा इधर, ठीक है ना। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई फोर्स होना चाहिए, तभी तो सर्कुलर मोशन में चलेंगे, ऐसे। Yes, sir. ये v, तो ये ऐसे। फाइन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 मास पार्टिकल Hmm. हो तो एक के ऊपर कितना फोर्स लगता है, ठीक है क्या। Yes, sir. भाई एक फोर्स इधर लगेगा ऐसे, कितना होगा F, इधर जो लगेगा, भाई ये भी 2 मास पार्टिकल के बीच में फोर्स है, ये भी 2 मास पार्टिकल के बीच में फोर्स है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अलग अलग है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, gm² अपॉन ये वाली लेंथ सपोज L है, इक्वलेट लेंगे तो L स्क्वायर कर दूं क्या। Yes, sir. तो अब मुझे निकालना पड़ेगा नेट, F नेट कितना हो जाएगा श्रद्धा, याद है कि नहीं। F√3. ठीक है, किसी को याद नहीं है तो भाई इससे निकाल लो, a² + b² + 2ab cos 60, इससे निकाल लोगे F√3 आ जाएगा। F कितना है, gm² अपॉन L² इंटू √3 इज इक्वल टू F नेट। और ये वाला जो F नेट फोर्स है ये इक्वल हो जाना चाहिए mv² अपॉन r के, ठीक है। Yes. अब देखते हैं भाई r क्या चीज है। r तो सेंट्रॉइड से लेकर के और पार्टिकल तक की डिस्टेंस हुई ना r, तो ये Yes, sir. ये होगी r, तो ठीक है क्या। अब मुझे तो r रेडियस दे रखी है, मुझे l थोड़ी दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से l साफ करना पड़ेगा। बताइए भाई l कैसे निकालें, ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया क्या, 30. Yes. l/2 हो गया क्या। Yes, sir. तो भाई l/2 अपॉन r क्या होगा, और 30 हो जाएगा क्या। Cos. Yes, sir. फाइन। तो l अपॉन 2r इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 काटा, √3/2. l कितना हो गया भाई, r √3 हो गया क्या। Yes, sir. तो l की जगह पर मैं रख दूंगा ये, तो gm² √3 अपॉन l² की जगह कितना रख दूं, r² इंटू 3 रख दूं क्या, Yes, sir. mv² अपॉन r, m से एक m काटा, r से एक r काटा, और v पूछा था मुझे, तो कितना हो जाएगा भाई, gm √3 अपॉन 3r का अंडर रूट, ठीक है। तो gm अपॉन √3r का, √3. ऐसे कर दूं क्या, Yes, sir. फाइन, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, सेंटर की तरफ जो फोर्स अभी तक हम कैलकुलेट करते आ रहे थे, बस उसे mv² अपॉन r के बराबर रखना है। आई थिंक हमने एक स्क्वायर के लिए भी किया था यही काम, स्क्वायर पे फोर्स निकाला था ऐसे करके। Yes, sir. ये भी ऐसे एक सर्कल में घूम सकते हैं सारे ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Hmm. रेडियस कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी रेडियस। Yes, sir. ये अगर r है तो क्या निकाल पाओगे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, Yes, sir. ये वाली, और फोर्स निकाल पाओगे कितना है। Yes, sir. नहीं भाई कितने फोर्स लगेंगे, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, एक ये लगेगा, इसका हमने रिजल्टेंट निकाला था है ना, √2 + 1 gm² अपॉन r², ऐसा आया था। फाइन। तो चलिए आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्या करके देख लेना है ऐसा 3 4 के साथ, ठीक है। वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता, 2 और 3 ही पूछा जाता है हमेशा। बोलिए भाई लोग, क्लियर है कैसा। Yes, sir. कहाँ है भाई लोग, ध्रुव शर्मा डन, Sir. ध्रुव कुछ डाउट है तो बता। Sir, अभी नहीं है। ओके, हरवंश
ये एकदम वो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तुम्हारे 11th क्लास के एग्जाम में ये वाली चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है भाई लोग, आगे चलें तो यस सर। आगे आते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक तो होता है भाई इसका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहिए या कहिए डेफिनेशन, डेफिनेशन ठीक रहेगा वर्ड। डेफिनेशन क्या होती है वो। दूसरा होता है फिर इसका एक्सप्रेशन, ठीक है ना। और या फिर इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी है, बट आई थिंक डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, तो हम फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है, बताइए याद है क्या श्रद्धा? सर थोड़ी थोड़ी याद है। चलिए शुरू करते हैं, तो बताइए। Sir, the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration. विदाउट एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर अभी भी नहीं आ रही आपकी वॉइस। अब आ रही है? यस सर। यस सर। सर अब नहीं आ रही। Okay, work done by the external agent in moving a unit mass from infinity to a point in the gravitational without changing its kinetic energy, ठीक है, और slowly और without acceleration, ठीक है, is called potential at that point। ऐसा है भाई, पोटेंशियल कह दो, पोटेंशियल एनर्जी कह दो, यूनिट मास के लिए सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं थोड़ा समझा दूं कि क्या है, देन यू मूव ऑन। वर्क डन, श्रद्धा किसका वर्क डन? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का। ग्रेविटी का वर्क डन नहीं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। भाई ग्रेविटी तो खींच रही होगी ना किसी चीज को, वो भी तो वर्क डन करेगी, यस सर। उसका वर्क डन नहीं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। इन मूविंग ए यूनिट मास, इन मूविंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से लेकर के किसी पॉइंट तक ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन करेगा बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुए, जिसको तुम कह रही थी विदाउट एक्सेलरेशन। एक ही बात है, जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जब यस स्पीड सर। कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। यस सर। या इसी चीज को कहा जाता है स्लोली। तो तीन तरीके हैं कहने के, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट एक्सेलरेशन, या फिर स्लोली। तीनों का एक ही मतलब है कि स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। समझे क्या? ठीक है भाई लोग, अब सीन देखिए क्या है कि एक एम मास है बेचारा, ये रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है ना। एक मास है एम नॉट, उसको इन्फिनिटी पे बैठा हुआ था। इन्फिनिटी पे क्या होता है, जब इन्फिनिटी पे होगा तो देखिए फोर्स क्या होता है, जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होता है क्या फोर्स। अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एफ क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा क्या। भाई हमारा जो रॉकेट है मंगलयान पे चला जाता है जब, तो अर्थ से उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खत्म हो जाता है क्या। यस सर। अगर आप बहुत दूर चले जाओ किसी मास पार्टिकल से तो फोर्स अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है।
तो इन्फिनिटी पे जो फोर्स है वो है 0, क्योंकि r बहुत ज्यादा है। और अगर मैं इस मास को कहीं खींच के लेकर के आता हूं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, मान लीजिए मैं इसे यहां तक खींच के लेकर के आता हूं, कैसे खींच के लेके आता हूं, सपोज इस वाले पॉइंट P तक लेकर के आता हूं एम नॉट मास को, इन्फिनिटी से यहां तक, और ऐसे खींच के लेके आता हूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे इसकी स्पीड v थी तो पूरे रास्ते में v ही होनी चाहिए इसकी स्पीड, ठीक है क्या। ये यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी तो पूरे रास्ते में इसकी स्पीड 0 ही होनी चाहिए। इस तरह खींच के लाते हैं हम। फाइन। तो अब देखिए, मान लीजिए किसी टाइम पे जब ये यहाँ होगा तो क्या ये m मास इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा ऐसे, Yes, sir. ठीक है ना। तो अगर ये खींचेगा अपनी तरफ ऐसे तो ये तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा ना, Hmm. लेकिन तुम तो कह रहे हो वेलोसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। तुम क्या कह रहे हो भाई, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब a 0 होना चाहिए क्या। Yes, sir. न्यूटन फर्स्ट लॉ से अगर a 0 है तो क्या f 0 होना पड़ेगा। Yes, sir. इसका मतलब अगर इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो इधर की तरफ कुछ बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है क्या। Okay, sir. वो बुल वाला गेम नहीं होता एक, बुल फाइट, Yes, sir. है ना। भाई वो बुल जो है वो Hmm. आदमी के हाथ से छूट के भागना चाहता है लेकिन वो उस पर फोर्स लगा के रखता है ना, पकड़ के रखता है उसको, Yes, sir. उस तरह का। तो ये जो पार्टिकल है ये भागना चाहता है इधर, तो एक्सटर्नल एजेंट ने इसको पकड़ रखा है इधर टाइट करके कि भाई उधर मत भाग जाइए। अब देखिए, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 चाहिए मुझे, तो क्या समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 होना चाहिए। इसका Yes, मतलब sir. एफ जी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है ना, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है क्या। Okay, sir. तो इस एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा, इस एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सिस्टम की, ठीक है ना। The work done by the external agent moving a unit mass from infinity to a point in the gravitational field without changing its kinetic energy will be stored in form of potential energy of the system, वो ठीक है क्या। तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज क्यों लिख रहा हूँ, यानी कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे स्टोर हो जाएगी वह पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या। Okay, sir. तो जब हम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगर निकाल लेंगे तो क्या मुझे ये पता लग जाएगा डेल्टा यू कितना है, बोलिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन आता है वो आता है इतना, जी एम एम नॉट अपॉन आर, इतना आता है भाई। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था। सही कर रहा हूँ क्या। Yes, sir. तो ये जो वर्क डन आता है एक्सटर्नल एजेंट का वो आता है माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर, और क्या ये ही पोटेंशियल एनर्जी है, ये सुनो, Yes, sir. डेल्टा यू, ठीक है। तो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट मासेस विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाय माइनस जी एम एम नॉट अपॉन आर, ऐसा होता है भाई, वो ठीक है क्या। इसका मतलब Yes, क्या sir. होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है ना, जी एम एम नॉट अपॉन आर, ये तो मतलब होता है इसका, Yes, sir. ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फॉर रेफरेंस potential energy at infinity is taken as
जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है। क्यों? क्योंकि फोर्स कितना है इन्फिनिटी पे? जीरो, राइट? Yes, sir. फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, Minus, sir. या यू इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एफ डॉट डी एक्स होता है क्या? तो भाई जब Yes, sir. जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। Zero. तो भाई इसलिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है। मैं लिख भी देता हूँ, एज फोर्स एट इन्फिनिटी इज जीरो। इन्फिनिटी पे जो फोर्स है वो भी जीरो है, इसलिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया है। ओके, है जीरो है या नहीं वो नहीं पता, बट रेफरेंस के लिए फिजिक्स में माना गया है इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गई डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपने काम की जो चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू masses m1 and m2 separated by distance r। दो पॉइंट मास लिखना चाहिए था भाई, तो पॉइंट लिख देता हूँ। दो पॉइंट मासेस, भाई यार हट जा, टू पॉइंट मास m1 एंड m2 विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस r, यानी कि एक मास है m1 यहाँ पे, दूसरा मास है m2 यहाँ पे, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे देंगे? कैसे देंगे? U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r, ऐसे दी जाएगी भाई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए दोस्तों, Okay, sir. समझे क्या? Yes, sir. फाइन, चलेगा। अच्छा, ये तो दो पॉइंट मास है। दो पॉइंट मास की एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? जी m1 m2 अपॉन r, ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर है? Vector. अच्छा, एनर्जी वेक्टर होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। Scalar. यूनिट क्या है भाई? जूल में लेते हैं नॉर्मली, ठीक है? ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक पॉइंट मास रखा हुआ था m1, एक और पॉइंट मास आके बैठ गया यहाँ पे m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है सपोज a। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इन दोनों की? यही होगी क्या? ऐसे? Yes, sir. ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट मास आके बैठ गया यहाँ पे m3, इससे b डिस्टेंस पे और इससे c डिस्टेंस पे। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? एक टाइम में मैं कितने मास की ले सकता हूँ? दो मास की ले सकता हूँ। Two. तो Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी एक तो होगी 1 और 2 की, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी एक होगी 2 और 3 की, पोटेंशियल एनर्जी 1 or 3. 3 और 1 की, यानी कि इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की। बताइए, यही तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, Yes, sir. और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसा लिख दूं? Hmm. बोलिए भाई, समझ गए क्या? Yes, sir. ओके। यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे आएगा तो थोड़ा टफ होगा। हरवंश, ये तीन मास है तो तीन टर्म आए पोटेंशियल एनर्जी के, 1 2 3। कैसे कैसे लिए मैंने? एक का 2 से, एक का 3 से, और 2 का 3 से। एक का 2, Yes. एक का 3 से, फिर 2 का 3 से। ठीक है हरवंश, अब मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, तेरा लॉजिक बड़ा सेट है इसलिए तेरे से पूछ रहा हूँ भाई, अगर एक और आ गया, अब कितने टर्म हो जाएंगे?